Hello everyone. In this video we will discuss about the salient feature of Indian Constitution. अब ये जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताता है और ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफरेंट है दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बेसिकली हम इसमें कंपैरेटिव ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए या टेस्ट पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे तो पहला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सेकंड इसकी क्या क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो लेट्स स्टार्ट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यही है कि इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। और इस समय प्रेजेंटली इस समय 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है। तो ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंदी है। अब इसके वजह क्या है, इसके रीज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने के। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब इंडिया की ज्योग्राफी इतनी वास्ट और डाइवर्स है कि ये एक मेजर रोल निभाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हो गया। सेकंड इसके हिस्टोरिकल फैक्टर। अब इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट और इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंडर था तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट बनाया। तो ये दोनों का ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह हो जाती है। थर्ड इसकी हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट दोनों सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब अगर हम सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो ये ऑब्वियस है कि ये लेंदी हो जाएगा। लास्ट इज की डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो लॉयर थे, जिसकी वजह से उन्होंने मोस्टली हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी हो जाता है। तो ये सब रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी रहा। अब जो सेकंड पॉइंट है कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सेकंड इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न लिए गए हैं वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिए गए हैं या तो फिर मेजर कंट्री से लिए गए हैं, जैसे यूएस, ब्रिटेन, कनाडा एट्सेट्रा। तो हमने इंस्पिरेशन भी लिया है दूसरे कंट्रीज से। अब इसको हम क्रिटिसिज्म में भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि हमने बॉरोड किया है, हम आगे चल के इसको देखेंगे भी। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बोथ। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल, इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। और ये फ्लेक्सिबल इसलिए है ताकि कुछ प्रोविज़न को सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जा सकता है, और रिजिड इसलिए है ताकि कुछ प्रोविज़न को हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ करते हैं। जैसे कि हम जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ करते हैं तो हम आर्टिकल 368 का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम टाइम रिजिड है और सेम ही टाइम फ्लेक्सिबल है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट इसकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं, जैसे कि एमपीज, एमएलए जो चुन के जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं उन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ये उनकी पॉलिसी को फॉलो एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नेक्स्ट इसकी इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जुडिशल सिस्टम बनाया है दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। अब इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि एट द टॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जुडिशल सिस्टम एक हायरार्की है। सेकंड इसकी इंडिपेंडेंट क्यों है। अब बहुत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन लिए गए हैं जो
इसकी इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसके लिए सिक्योरिटी ऑफ टेनर दिए गए जजेस को, फिक्स सर्विस कंडीशन रखी गई है, एक्सपेंसेस रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, बैन एंड प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करती हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती रहे। नेक्स्ट इज की सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट का मतलब कि हमारे यहाँ जो इंडिया में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है वेस्टर्न कंट्री से, बट इट डज नॉट फॉलो द सेम एज वेस्टर्न कंट्रीज। अब जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो सभी जितने भी रिलीजन हैं उनको समान भाव से देखता है, सभी को सेम स्टेटस देता है, सभी को सेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम इसे कह सकते हैं कि इंडिया का कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। अगर वहीं हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स में एक सेपरेशन की बात की जाती है कि आप अगर रिलीजियस को फॉलो करें आप अपने घर पे आप पर्सनल स्पेस में कीजिए, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स आइए तो पॉलिटिक्स पब्लिक स्पेस के लिए है। तो ये दोनों में डिस्टेंस मेंटेन करने को कहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्युलरिज्म है। नेक्स्ट इज की सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात कही गई है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही टाइप की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि आप किसी स्टेट के नागरिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप सिर्फ इंडिया के नागरिक हो इतना ही काफ़ी है। अगर चाहे आप यूपी के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे केरला के हों, चाहे सिक्किम के हों, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम वहीं यूएस की बात करते हैं तो यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की गई है। मतलब कि आप यूएस के तो सिटीजन होते ही हैं, एट द सेम टाइम आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी भी आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे यहाँ के सिटीजनशिप में और वहाँ के सिटीजनशिप में। नेक्स्ट इज की इंडिपेंडेंट बॉडीज़। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई गई हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसको गवर्नमेंट है उसको बनाए रखने में बहुत सहायता करते हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट रहें और सही तरीके से अपने 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 काम को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया है एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब यह है कि जो 18 साल या उससे ऊपर के लोग हैं वही उन्हें ही वोटिंग राइट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब आप अगर 18 साल के ऊपर हैं तो आप वोट कर सकते हैं। इसमें आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप चाहे किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी प्लेस के हों, तो कोई डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज की 3 टायर गवर्नमेंट। अब जब हम बात करते हैं 3 टायर गवर्नमेंट की तो इसे हम पहले बात करते हैं, हम गांधी के आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है कि पॉलिटिकल पावर जो होती है वो लोकल लेवल पे देनी चाहिए, ना कि सेंटर लेवल पे। तो उन्होंने गांधी जी ने लोकल लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है। लेकिन चूंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो सारी पावर जो सेंटर गवर्नमेंट को दे दी गई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली पावर को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जिसे हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दुरुस्त किया। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पंचायत लेवल पर बात करता है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी लेवल पे गवर्नमेंट की बात करता है। तो ये सारी जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इनको हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या क्रिटिसिज्म है। अब सबसे पहले तो मतलब यही बात की जाती है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि हमने अभी बात की थी पिछले उसमें कि हमने बहुत सारे प्रोविजन जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब इस पे जो है ये कहा जाता है कि ये बैग ऑफ बोरोइंग हॉच पॉच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अनफेयर और इलॉजिकल है। क्योंकि हमने जो भी प्रोविज़न लिए हैं उनको एज इट इज़ हमने नहीं रखा है। हमने उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको उसमें चेंजेस किए हैं और उसमें रखा गया है। सेकंड इज़ कि
कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये बहुत से क्रिटिक्स इसमें ये कहते हैं कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था, हमने बिल्कुल बिल्कुल उसका उसी वर्जन को उठा के रख दिया है। तो इस पे अंबेडकर ने माना है कि हाँ बिल्कुल हमने रखा है, लेकिन ये करना गलत नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा किया हुआ है तो हम उसमें कोई भी चीज़ को, अगर अच्छी चीज़ को हम कॉपी करें तो ये गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड इसकी एंटी इंडियन। अब एंटी इंडियन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, अब हम विलेज लेवल पे, जो गांधी जी की बात हमने की थी कि उन्होंने विलेज लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन्होंने सेंटर लेवल पे पावर दे दी। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया कि एंटी इंडियन है। फोर्थ है इसकी अनगांधियन। अब अनगांधियन का मतलब कि बहुत सारे हमने जो महात्मा गांधी के आइडियल्स, फिलॉसफी, जैसे उन्होंने अभी देखा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो इस पे हमने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। हालांकि हमने बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिया। हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन को भी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल लिया। तो हमने वो सारी चीज़ें, जो कुछ गलतियाँ की थी, हमने वो सारी तरीके से सही कर ली हैं। नेक्स्ट इसकी पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके, चूंकि मोस्टली जो पीपल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो लॉयर थे, तो उन्होंने जो फ्रेज और लैंग्वेज जो अडॉप्ट करी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो वो समझने में बहुत ही, आम लोगों को बहुत समझने में दिक्कत आती है। तो ये भी इसके क्रिटिसिज्म है, कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी इसके बारे में एक बात की जाती है। तो ये हमने बात की क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। अब this is the PYQ related to this topic. You should have to go through this. हमने इस टॉपिक में बात की सेलिएंट फीचर क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिटिसिज्म क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन की। सो दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक। थैंक यू।